नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वे कौन-कौन से विषय हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से और किस-किस परीक्षा के लिए उपयोगी क्लासेस आपके लिए उपलब्ध है। मित्रों, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी के टॉप 20 प्रश्न यानी प्रैक्टिस सेट है या प्रैक्टिस सेट नंबर 20वां है। इसके पहले के 19 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर अपलोड हैं। आप जाकर के देख सकते हैं। ये देखिए आप विभिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी क्लासेस होने जा रही है आपकी हिंदी व्याकरण से संबंधित या प्रैक्टिस सेट। इसमें कहने के तो मात्र 20 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कम से कम 50 क्वेश्चन का आप अगर एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आपको 40 से 50 क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही मिल जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इसे शेयर करिए ताकि हमारा उद्देश्य जो है वो पूर्ण हो सके और ये महत्वपूर्ण क्लासेस उन तक पहुंच सके वास्तव में जिन्हें इसकी जरूरत है। चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है ये पर्यायवाची से संबंधित है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची है। आप बताइए सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा है। वीणा पाणी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है मित्रों, कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं शब्द पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो वीणा नहीं है कि भामा नहीं है कि शारदा नहीं है कि बागेश्वरी नहीं है। आप जानते हैं कि वीणा पाड़ी, शारदा और बागेश्वरी ये तीनों जो है माँ सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि ये जो भामा है यह भामा अ, सरस्वती माता का पर्यायवाची नहीं है। भामा जो है स्त्री को कहते हैं। भामा किसका पर्यायवाची है? स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। चलिए हम देखते हैं सरस्वती के और भी पर्यायवाची शब्द कौन-कौन से होते हैं। तो सरस्वती के और भी पर्यायवाची शब्द हैं भारती। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा-सा लिखते जाती हूँ। भारती, उसके बाद आपका आ जाता है शारदा। ये शारदा बागेश्वरी तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अलावा मैं लिखती हूँ यहाँ पर जिसके अलावा आप जो नहीं जानते उसको। इसके अलावा है आपका वाणी। वाणी भी कहा जाता है सरस्वती को, वाणी और गिरा कहा जाता है, भाषा कहा जाता है और ब्राह्मी कहा जाता है। वागीश, महाश्वेता तथा निधात्री भी कहा जाता है। चलिए इसके अलावा थोड़ा सा और आपको हम अलग से पर्यायवाची बता देते हैं। लक्ष्मी के पर्यायवाची आप जान लीजिए। लक्ष्मी का पर्यायवाची है पद्मा, रमा, इंदिरा, कमला, पद्मासना, समुद्रजा, क्षीरोदा। क्षीरोदा देखिए लगे हाथ, आप इसको भी जानते रहिए। शोरोदा, शोरोद कहा जाएगा इसको, शोरोद, छ से क्षत्रिय, रोद श्री। और आप देखेंगे पार्वती जी की पर्यायवाची। पार्वती जी को आप जानते हैं क्या कहा जाता है? गिरिजा कहा जाता है। गिरिजा, शैलसुता, अंबिका, भवानी, गौरी, उमा, रुद्राणी, हेमवती और क्या था? शैलसुता, मैनसुता और अंबा। इनको कहा जाता है किसको? पार्वती जी को कहा जाता है। फिर हम देखेंगे सीता के पर्यायवाची। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए इनका जिक्र करना आवश्यक हो जाता है। वैदेही, जानकी, भूमिजा, रामप्रिया, जनकसुता आदि जो है वो इनके पर्यायवाची हैं। ठीक है मित्रों, चलिए इसके अलावा एक महाश्वेता जो है वह भी सरस्वती का पर्यायवाची है। तो इतनी सारी पर्यायवाचियां आपकी तैयार हो गई। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो किससे संबंधित है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपसे पूछा जा रहा है विलोम, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह विलोम से संबंधित है। आर्द्र का विलोम क्या होगा? आप बताइए हमें, आर्द्र का विलोम क्या होगा? शुष्क होगा, नर्म होगा, नम होगा या फिर गीला होगा? आप जानते हैं इसका पर्यायवाची तो बताइए अवश्य। आर्द्र का जो पर्यायवाची है वह हो जाएगा क्या? आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए। शुष्क हो जाएगा, आर्द्र का शुष्क हो जाएगा। और गीला का विलोम अगर आप लिखेंगे तो सूखा हो जाएगा। चलिए लिखते हैं इसका भी, गीला का सूखा और इसका नर्म का आप कड़ा कह सकते हैं और नम। ठीक है मित्रों, यह हो गया, यानी आर्द्र का विलोम जो होगा वह हो जाएगा आपका शुष्क। समझ में आ रहा है आपको? इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण विलोम अगर आप जानना चाहें तो आपको बता देते हैं। स्वप्न का विलोम क्या हो जाएगा? स्वप्न का विलोम कहेंगे जागरण को। किसको कहेंगे?
जागरण को। आवाहन का विलोम विसर्जन हो जाएगा। आसक्त का विलोम विरक्त हो जाएगा। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं, हम प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे और आपको हल करवाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि पूरे एक वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग। मित्रों, जब हमें अपनी बात को प्रभावशाली बनाना होता है, तब वहाँ पर इस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा हमें ना बोलना पड़े, कम शब्दों में सटीक बोले, तो वहाँ पर आप वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे, जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द में आप क्या उपयोग करना चाहेंगे या क्या करते हैं, बताइए। संभाषी, वक्ता, मितभाषी या फिर वाचाल, क्या कहेंगे आप? तो जो अधिक बोलता है उसके लिए जो सही शब्द है वह हो जाएगा आपका वाचाल। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, और जो कम बोलता है उसे कहेंगे मितभाषी। कम बोलने वाले को कहेंगे मितभाषी और सिर्फ बोलने वाले को कहेंगे वक्ता। तो आशा है कि आपको यह शब्द समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मुहावरा से संबंधित है। मित्रों, आप देख रहे होंगे कि इसमें अलग-अलग टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं, ताकि आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया उसमें आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएं, आपसे कुछ छूटे ना। चलिए हम देखते हैं मुहावरा। इसमें है नई जमीन तोड़ना। तो नई जमीन तोड़ना जो है, इसके 4 अर्थ दिए गए हैं। अब आपको बताना सही अर्थ क्या होगा इसका। लिखे हुए को काटना, अधिक लिखना, पुराने को मिटाना या फिर अनूठा प्रयोग करना। तो नई जमीन तोड़ना का जो सही शब्द अर्थ हो जाएगा अनूठा प्रयोग करना। किसी क्षेत्र में कोई अलग से किस प्रकार विशेष प्रकार का कार्य करना अनूठा प्रयोग करना कहलाता है। तो उसे ही हम कह देंगे नई जमीन तोड़ना। यानी एक नई पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़े किसी चीज को बनाने के लिए, तो वहां पर आप इस प्रकार के मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब आप हमें बताइए, जो सुराग है, सुराग किस भाषा का शब्द है? जी हाँ मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आप हमें बताते चलिए, सुराग किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली का है, तुर्की का है, या फिर अरबी का है, या फिर फारसी का है? तो ये जो सुराग शब्द है, यह किसका है? तुर्की का है। इसके अलावा तुर्की भाषा के और शब्द कौन कौन से हैं, ये देखते हैं हम यहाँ पर इसको। कैंची, आका, कुली, तोप, बहादुर, मुगल, चेचक, सौगात और लाश। इसके अलावा देखेंगे आप चुगुल, लफंगा, तलाश, तमगा, जाजिम, उर्दू, कालीन इत्यादि जो है वो तुर्की भाषा के शब्द हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब आपके लिए। आप चलिए, आपको हम कुछ पुर्तगाली भाषा के शब्द बताते हैं। पुर्तगाली भाषा के जो शब्द हैं उसमें आएगा, सबसे पहले तो आपका आल्पीन आ जाएगा। आल्पीन, उसके बाद गमला, और फिर देखेंगे आप अलकतरा। अलकतरा, अनानास, आलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, इस्पात, इस्त्री, कमीज, कनस्तर। फिर देखेंगे यहाँ पर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका कमरा और काजू, गोदाम, गोभी। गोभी जो है वो पुर्तगाली शब्द है। तौलिया, परात, पादरी, पिस्तौल, मेज, लबादा, ये सब जो है वो पुर्तगाली भाषा के महत्वपूर्ण शब्द हैं। अरबी भाषा के शब्द इसी प्रकार से हम देखेंगे। तो अरबी भाषा में आ जाएगा आपका अजब, अदा, अजीब, अजब, अदा, अमीर, अजीब। मैंने इस तरीके से इसको याद किया था टिक लगा के। अजब, अदा, अमीर, अजीब, अजायब, अदावत, अक्ल, असर, अमहक, अल्लाह, आसरा, अमहक, अल्लाह, आसार, आखिरी, आदमी, आदत, इनाम, इजलास। इसको आप एक क्रम में याद करिए। मतलब तो ट्रिक बता रही हूँ आपको, बाकी बहुत सारे शब्द कितना आप याद कर पाएंगे। कुछ कुछ शब्दों को आप रोज रोज याद करते जाइए। जितना मैं प्रैक्टिस सेट में बताते जाती हूँ, एक ही दिन में आप उतना ही याद करिए। तो आपको ऐसे क्या होगा, बार बार उसको रिवीजन कर लेंगे आप, तो आपकी जो शब्दावलियाँ हैं वो बढ़ती जाएंगी, आपके मस्तिष्क में बढ़ती जाएंगी। आप फारसी भाषा के शब्द भी जानते होंगे। आपको पता है कि ये सारे जो शब्दावलियाँ हैं,
यह आपकी परीक्षा में पूछी जाती रही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं यह आपकी परीक्षा के लिए, इसलिए आप इन शब्दावलियों को भी याद करके ज़रूर रखें, क्योंकि क्वेश्चन चाहे आसान हो या फिर कठिन हो, नंबर उसके लिए जो निर्धारित एक प्रश्न के लिए है वह सभी के बराबर समान रूप से मिलता है। तो आप क्यों आसान प्रश्नों को गलत करके आए, फिर कठिन प्रश्नों को छोड़कर आए? किसी को ना छोड़ना है, ना किसी को गलत करना है। ठीक है मित्रों, चलिए आप बताइए, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, क्या है? मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरे प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई। क्या होगा? आप जानते हैं जो प्राण शब्द है यह सदैव ही बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। मेरे प्राण, अब जब यह बहुवचन है तो उसके साथ मेरे लगेगा, मैंने मेरे प्राण निकल गए। ऑप्शन नंबर सी जो होता है वह इसका सही जवाब हो जाता है। अब हम पहुंचने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है आपसे? तो ये पूछ रहा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आप यहाँ पर देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद 8 है, 6 है, 3 है या फिर 4 है। मित्रों मैं आपको बता दूं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से? चलिए पहले हम देखते हैं यहाँ पर सरल, सरल या साधारण वाक्य जिसे आप कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य। नंबर 2 पे हम देखेंगे तो आ जाएगा आपका मिश्र वाक्य। ये देखिए मिश्र मिश्र वाक्य। नंबर 3 पे आप देखिए संयुक्त वाक्य आ जाता है, संयुक्त वाक्य। और जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उस और एक कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य, सरल वाक्य कहते हैं। फिर जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग शामिल हो उसे मिश्र वाक्य कहेंगे। और जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जरूर से जरूर इसे याद कर लीजिए और प्रत्येक प्रतिशत का आप रिवीजन करते रहिए। अब आप बताइए चिड़िया शब्द जो है इसका बहुवचन में क्या प्रयोग किया जाएगा? चिड़िया का बहुवचन आपसे पूछा जा रहा है। चिड़िया का बहुवचन चिड़ियो होगा, चिड़ियो होगा, चिड़िए होगा या फिर चिड़िया होगा। तो चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा चिड़िया, चिड़िया। हाँ, थोड़ा सा नाक के बल प्रयोग करेंगे, उसको चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अब आप बताइए कि हिंदी समाचार पत्र बंगदूत, क्या नाम है इसका? बंगदूत कब प्रकाशित हुआ था? हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका जो प्रकाशन काल रहा है वह है 1829 में। 1829 में, और किसके द्वारा निकाला गया था? यह निकाला गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत जो है वो 1829 में निकाला गया था और आर एम मार्टिन और राजा राम मोहन राय दोनों ने मिलकर के इसे कलकत्ता से प्रकाशित किया था। और ऐसा भी कहा जाता है मित्रों कि यह बंगला, हिंदी और फारसी में छपता था, पर कलकत्ता रिव्यू के अनुसार यह बंगला और फारसी में ही छपता था। और 1829 ईस्वी में यह सरकारी आदेश से बंद हो गया। फिर यह दो रूप में प्रकाशित हुआ, हिंदू हेराल्ड अंग्रेजी में और बंगदूत बंगला और हिंदुस्तानी यानी कि उर्दू में, जिसे कि सेठों के लाभार्थ बाजार भाव बंगला और नागरी दोनों में छापा करते थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका किससे संबंधित है? अलंकार से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आई हूं मैं। आप देख रहे होंगे चुनिंदा प्रश्नों का संकलन है हमारे पास। अब आप बताइए, इसमें एक यहाँ पर दिया गया हुआ पंक्ति दी गई हुई है, आपको उसमें से अलंकार छांटने हैं। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, देखिए, दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ही ये दई नई यह रीति। आप बताइए कहाँ कौन जुड़ रहा है, कौन कहाँ पर टूट जा रहा है, उसका प्रयोग किया गया। यानी कार्य तो कहीं और हो रहा है लेकिन उसका प्रभाव जो है वो अन्यत्र ही दिखाई पड़ रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा कहाँ पर होता है। बताइए आप, ऐसा उत्प्रेक्षा में होता है, विभावना में होता है, विषम में होता है, असंगति में होता है, किस में होता है? आपने पढ़ा होगा अभी तक अलंकार के बारे में। जो कुछ आप जानते हैं अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देते रहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं आपके लिए।
बताइए उत्प्रेक्षा, विभावना, विषम, असंगत इनमें से क्या है? तो इसमें जो आपका है वो हो जाएगा कौन-सा अलंकार? यानी कि असंगति अलंकार हो जाएगा। यानी कार्य तो कहीं और हो रहा है। हृदय तो किसी और का जुड़ रहा है लेकिन टूट कोई और जा रहे हैं, परिवार टूट जा रहे हैं। इसका अर्थ आप देखेंगे, यानी इस दोहे में उलझते हैं दृग। दृग यानी कि कारण। कारण क्या है? आँख है ना? और टूटता कुटुंब है, यानी कार्य हो रहा है टूटने का। और कारण जुड़ती है न चतुरों के चित्त में प्रीत, कार्य हो रहा है। इस प्रकार जुड़ती है चतुरों के चित्त में प्रीति कारण, और गांठ पड़ जाती है दुर्जनों के हृदय में। अतः कारण और कार्य में संगति नहीं हो रही है, असंगति है। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका असंगति अलंकार। बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, इसे जरूर याद करके आप रखिए। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका, सेम यही पंक्ति ही पूछी गई है, इसलिए मैंने इसे पुटअप किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछना चाहेंगे कि मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन हैं? आप बताइए मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन हैं? आप समझ रहे होंगे, हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, तो थोड़ा-सा जानकारी तो आपको कवियों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में होगी। कबीरदास जी मैथिली भाषा बोलते नहीं थे, जायसी भी नहीं बोलते थे, नंददास भी नहीं बोलते थे। तो जो विद्यापति थे, ये मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। विद्यापति मिथिला निवासी थे और मैथिल कोकिल उपाधि से विभूषित थे। मित्रों, मेरा एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैंने कवि परिचय कराया है, 2 मिनट में जानो बहुत कुछ। उसकी श्रृंखला आप देख लेंगे तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कवियों के जो जीवन परिचय है वो मैंने 1 से 1.5 मिनट में करवा दिया है। तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, तो उसमें आपको उनका उपनाम यदि कोई है तो वो पता चल जाएगा, उनके जन्म, मृत्यु और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सामान्यतः इतनी जानकारी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसके लिए आप 2 मिनट का वीडियो हमारा देख सकते हैं, बहुत उपयोगी होगा आपके लिए। तो क्या होता है कि अ, मैथिल कोकिल उपास्य विभूषी विद्यापति ने पदावली में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। उन्होंने संस्कृत में शैव सर्व स्वसार, गंगा वाक्यवली, भू परिक्रमा, भू पुरुष परीक्षा आदि, और अवहट्ट में लिखा है कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका, तथा देशभक्ति मैथिली में पदावली का रचना किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि है आपके लिए, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये हिंदी के पहले गीतकार भी कहे जाते हैं। और राधा और कृष्ण को की भक्ति को रचनाओं में शामिल करने का श्रेय भी विद्यापति को ही जाता है। यहाँ आपसे पूछा गया मगही जो है वो किस उपभाषा की बोली है? आपको बताना है मगही किस उपभाषा की बोली है। आप जानते हैं कि इसमें चलिए हम आपको थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं, भले ही आप पढ़े हैं लेकिन हो सकता है भूल गए हो। पश्चिमी हिंदी जो है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली यानी करवी जो आती है वो आता है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत प्रमुख 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली, करवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। और बिहारी के अंतर्गत जो है वो देखिए, बिहारी के अंतर्गत कौन कौन से, मेन तो हमारा प्रश्न बिहारी पर ही है। तो बिहारी के अंतर्गत हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। 3 हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये 3 बिहारी के अंतर्गत है, और पूर्वी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आप जानते हैं। और पहाड़ी की हिंदी के अंतर्गत कुमायूनी, गढ़वाली तथा नेपाली बोलियां जो है वो शामिल हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देते हैं। ये मित्रों आ गया उच्चारण स्थान से संबंधित। आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा व्यंजन दंत नहीं है? दंत अर्थात कि किसका उच्चारण स्थान दंत से नहीं होता है। मैंने आपको पढ़ाया था अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तब आप देखिए इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पा। क्यों? ता था दा धा ना, ये सब ता वर्ग पूरा जो है वो दंत से बोला जाता है। ता वर्ग किससे बोला जाता है? दांत से। ये देखो, चलिए अच्छा सा मुंह बनाते हैं एक। ये बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, बट थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ये है। यहाँ आपके दांत रहते हैं, ये नीचे भी दांत हैं। जब आप ता बोलेंगे ता, तो आपको जो जीभ है ये अंदर बीच में ये जाके टच करेगी दांत में। ता था दा धा ना, आप बोलकर देख लीजिए। लेकिन जब आप पा बोलेंगे तो पा में आपको ये दोनों होठ मिलेंगे आपस में, प प ब भ म। इससे आप समझ पाएंगे कि उनका उच्चारण स्थान क्या है। तो त थ द ध ना, इनका उच्चारण स्थान तीनों का दंत है, जबकि प का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा डी, यानी कि पा जो है वो दंत से नहीं बोला जाता। आगे देखेंगे हम अर्ध स्वर किसे कहा जाता है। अर्ध स्वर
किसे कहा जाता है? आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है हमारे चैनल पर आपके लिए। देखेंगे अर्ध स्वर किसे कहेंगे। आप क्या आप सा को कह सकते हैं, या को कह सकते हैं, पा को कह सकते हैं, या फिर माँ को कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा, अर्ध स्वर कहा जाता है या को। किसको कहा जाता है? या को। इसके अलावा आप देखेंगे माँ जो है वो पा वर्ग के अंतर्गत आता है। पा फा बा भा माँ। तो ये इसका उच्चार स्थान भी ओष्ठ होगा। और या र लावा ये जो परंपरागत शब्दावली में अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। और परंपरागत अर्ध स्वर के अधीन परिगणित चारों व्यंजन यानी या, रा, ला और वा, ये जो है चारों में से जो पहले यानी या जो है वो विशुद्ध अर्ध स्वर है, जबकि वा वह जो है वस्तुतः घोष और संघर्षी है। ठीक है मित्रों, तो आप जान लीजिए विशुद्ध रूप से अगर आपसे पूछा जाए अर्धस्वर कौन सा है, तो या है इसका सही जवाब। या हो जाएगा। या और वह दोनों ही अर्धस्वर कहे जाते हैं। चलिए अब हम देखेंगे आगे के प्रश्नों की श्रृंखला। कौन सी वर्तनी का शुद्ध रूप है? इसमें शुद्ध कौन सा है? रचयिता शुद्ध है, रचयिता शुद्ध है, रचयिता शुद्ध है, या फिर रचयिता शुद्ध है? इसमें जो शुद्ध रूप है वह है रचयिता, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे हम। यह आ गया आपके संधि से प्रश्न, और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा व्यंजन जो संधि से उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए। गंगा धन उदकम, ध्यान से पढ़िए आप। गंगा धन उदकम, गंगोदकम। उत धन चारणम, उच्चारणम। सत धन चित्त, सचित्त। रामस धन टीकते, रामस टीकते। आप जहां से इसको तोड़ रहे हैं, यानी जैसे गंगा उदकम, यहाँ पर देखिए आप फिर से गंगा उदगम में आपने तोड़ा, लास्ट में आपको क्या मिला? यहाँ पर ये स्वर है। ये जो डंडी लगी हुई है, डंडी क्या है? ये स्वर आकार रूप प्रदर्शित करती है। और ये जो ऊ है ये भी स्वर है। लेकिन यहाँ पर आपने जब तोड़ दिया तो क्या मिला आपको? ता मिला। और यहाँ चा मिल गया, स्वर नहीं मिला आपको। यहाँ भी ता मिला और चा मिल गया, यहाँ भी शा मिला और टा मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ? इन सभी में तो आपको ये जो विभाजित जहां से किया गया है, दोनों तरफ आप देख रहे होंगे कि व्यंजन मिल रहा है। दोनों तरफ व्यंजन मिल रहा है। जबकि गंगोदकम में आप देखेंगे तो यहाँ भी आपका स्वर ही है और यहाँ भी स्वर है। इसलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा कि यह व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कठपुतली में कौन सा समास है। जी हाँ मित्रों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए। बताइए कठपुतली में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष है। ये देखिए तत्पुरुष के भी भेद दे दिए गए हैं आपसे यहाँ पे। अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, या फिर संबंध तत्पुरुष। जी हाँ मित्रों, यदि यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया रहता है तो आप शायद जल्दी से बता लेते कि यहाँ पर कौन सा समास है। लेकिन जब ये तत्पुरुष का ही भेद दे दिया, यानी आप पहले तो बता सकते थे अंदाजा लगा कि तत्पुरुष समास है। जब तत्पुरुष के ही चारों भेद दे दिए गए हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया आपके लिए। बिल्कुल नहीं, डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। आप पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पर, और हम आपको इतना अच्छे से रटवा देंगे आपको कि आप कभी भी गलत नहीं करके आएंगे। देखिए कठपुतली, कठपुतली इसका आप देखेंगे कि क्या होगा इसमें। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसका इसका जो विग्रह देखिए आप। काठ पुतली, काठ पुतली था काठ की पुतली। क्या आ गया यहाँ पे? काठ की क्या है? संबंधवाचक है कि नहीं? का की के संबंधवाचक है। यहाँ पर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। बिल्कुल ही आसान है आपके लिए। आप बीच के चिन्ह को देख लिए, का लगा हुआ है, का संबंध को दर्शाता है। का की के काठ की पुतली है ना ये। तो हो गया आपका संबंध तत्पुरुष। आप जानते हैं कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबोधन संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो उसी में से ये आपका जो है ये संबंध तत्पुरुष है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियोस में ही, या फिर कहेंगे आप लगभग सभी वीडियोस में आपको ट्रिक बताती रहती हूँ। वो ट्रिक क्या है? सबसे पहले आपके पास जो शब्द दिया गया है उसका आप एक वाक्य बना डालिए। जो भी समझ में आए आपको, उल्टा सीधा जो भी समझ में आ रहा है आपको। जैसे देखते हैं हम करते हैं, चलिए हम बनाते हैं। सजा दी गई, सजा दी गई। मजा आ गया, कजा हो गई, रजा हो गई। मतलब कि
तो अगर आप अभी यहाँ कह दें मज़ा आ गई, तो मज़ा आ गई नहीं होगा मित्रों, मज़ा आ गया होगा। क्योंकि तभी आप समझ जाइए कि मज़ा आ गया यानी कि मज़ा जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द हो जाता है या स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सबसे पहले आप वाक्य बना लीजिए। वाक्य में यदि आप थोड़ा सटीक लगता है, क्योंकि आप हिंदी व्याकरण साहित्य पढ़ रहे हैं, तो आप तो समझ जाएँगे ना सटीक सेंटेंस सटीक आपका बैठ रहा है कि नहीं। यदि आपका सेंटेंस सटीक बैठता है, सही लगता है सुनने में, तो आप समझिए कि वो जो है सही है। अगर थोड़ा-सा अटपटा लगे तो आप तुरंत उसको चेंज कर दीजिए, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग कर लीजिए, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग कर लीजिए। यह रहा एक ट्रिक, जिससे आप कठिन प्रश्नों को भी आसान बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ कर के क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 19 हमारे स्क्रीन पर है, ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी था। आचार्य किशोरदास वाजपेयी ने हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी है? तो इन्होंने हिंदी में कारकों की संख्या 6 ही मानी है। उपरोक्त जो भी मैंने आपको वर्णन किया था तत्पुरुष समास जब बता रही थी, तो बताया था ना, उन्हीं 6 कारकों को इन्होंने माना। अब आप बताइए, राधा से लिखा नहीं जाता, वाक्य में कौन-सा वाच्य है? मित्रों, आप जानते हैं कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य वो होता है जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य वो जो होता है जहां पर कर्म की प्रधानता होती है। भाववाच्य होती है वो भाव की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर राधा से लिखा नहीं जाता, यहाँ आपकी किसकी प्रधानता है? भाववाच्य की प्रधानता है, तो यह आपका हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है मित्रों, यह रहा आज का प्रैक्टिस सेट, और कैसा लगा आपको आप जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लासेस, शानदार, दमदार और जानदार क्लासेस के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और अध्ययन करते रहिए। ठीक है मित्रों, इसके अलावा मैं आपसे बार बार कहती हूँ, यदि आप किसी भी टॉपिक पर हमसे क्वेश्चन चाहते हैं, अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर आकर कमेंट कर दीजिए। इनबॉक्स में जाकर इसी वीडियोज के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उससे संबंधित वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है मित्रों, और इसके अलावा बहुत सारी क्लासेस चलाई जा रही है हमारे चैनल पर, तो आप उसे जरूर देखें, आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी साबित होने वाली हैं सारी की सारी क्लासेस। परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं आपकी, तो आप इस पर समय दीजिए, टाइम बर्बाद ना कीजिए। हिस्ट्री आप पढ़िए हमारे चैनल के माध्यम से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूगोल, कंप्यूटर, स्वतंत्रता आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे एक नई शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।